न्यू कॉन्सेप्ट है अपना एन्युटी। ठीक है, ये एन्युटी मीन्स क्या होता है बच्चों? एन्युटी मीन्स रेगुलर पेमेंट। जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना, वो आप लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो। आपका इन्वेस्टमेंट लमसम नहीं है। इन्वेस्टमेंट कैसा है? एट ए रेगुलर इंटरवल, रेगुलर बेसिस पे, जैसे ईएमआई बेसिस पे। जैसे आप म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हो ना, ठीक है, ईएमआई बना के आप म्यूचुअल फंड में, जो आपके बैंक से ऑटोमेटिकली डेबिट होता रहता है एक फिक्स इंटरवल पे, फिक्स टाइम पे, एक पर्टिकुलर डेट पे, वो आपका एन्युटी का एग्जांपल है। और एग्जांपल क्या हो सकता है एन्युटी का? जैसे आप हाउसिंग लोन का इंस्टॉलमेंट पे करते हो, इंस्टॉलमेंट ऑफ हाउसिंग लोन, जो आपका ईएमआई आता है पे करने को, वो भी आपका एन्युटी का एग्जांपल है। मींस रेगुलर पेमेंट, रेगुलर इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश, ठीक है, एट रेगुलर इंटरवल इज नोन एज एन्युटी बेसिस। आपको पॉकेट मनी मिलता है? नहीं मिलता? अगर समझो मिलता रहेगा तो पॉकेट मनी भी क्या आपके लिए एन्युटी हो गया, वीकली बेसिस पे। ठीक है, ये सब आपका एन्युटी का एग्जांपल है। तो आप एन्युटी को ऐसा लिख सकते हो कि रेगुलर इनफ्लोस या आउटफ्लोस ऑफ मनी। इसको ऐसा लिखो, इनफ्लोस एंड आउटफ्लोस ऑफ मनी एट रेगुलर इंटरवल। ठीक है, रेगुलर बेसिस पे, ये एन्युटी है। अब एन्युटी में भी कैटेगरी है बच्चों। एन्युटी कितने टाइप के होते हैं देखो। तो एन्युटी अपना है ना, दो टाइप का होता है। एक है एन्युटी रेगुलर और एक है अपना एन्युटी ड्यू। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है? एन्युटी क्या होता है वो तो समझ गए ना। यहां पर भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या फिर बोरोइंग कर रहे हो, बट एक लमसम बेसिस पे नहीं, इंस्टॉलमेंट बेसिस पे, वो हो गया एन्युटी। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? एन्युटी रेगुलर मीन्स ये होता है कि इंस्टॉलमेंट जो आप पे कर रहे हो, तो इंस्टॉलमेंट्स में, इंस्टॉलमेंट की स्पेलिंग गलत लिखी है बच्चों, क्या आएगा? इंस्टॉलमेंट्स, हाँ। तो इंस्टॉलमेंट्स आर मेड एट द एंड ऑफ each period. इंस्टॉलमेंट्स आर मेड एट द एंड ऑफ each period, मतलब मंथ के एंडिंग में आप पेमेंट कर रहे हो। जैसे अप्रैल का पेमेंट 30 अप्रैल को कर रहे हो नॉर्मल केस में। जैसे आप बचपन में आप ट्यूशन पढ़ते थे, तो ट्यूशन में आप टीचर को पेमेंट कैसे करते थे? एक महीना पढ़े फिर पैसा दे दिए, एक महीना पढ़े फिर पैसा दे दिए, वैसा। और एन्युटी ड्यू का मतलब क्या हुआ? इंस्टॉलमेंट्स आर मेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड। ठीक है, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड। अंडरस्टूड? इसका सर एग्जांपल दे दो एक बार। बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड मतलब क्या होगा? जैसे अप्रैल का पेमेंट 1 अप्रैल को, उसका प्रैक्टिकल एग्जांपल, आपके घर पे एलआईसी एजेंट आते, कभी सुना है कि एजेंट आया एलआईसी का चेक लेने के लिए या स्कीम बताने के लिए? घर पे आते हैं ना कि ये प्लान लो, ये प्लान लो, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करो, आपको मरने के अच्छे अच्छे प्लान मत बताते हैं। ठीक है कि नहीं? मतलब मरने के ना इन्वेस्टमेंट के प्लान बताते हैं वो। ठीक है, तो ये जो आप इंस्टॉलमेंट जो पे करते हो, वो आपको पहले चेक देना पड़ेगा तो आपका एलआईसी एप्लीकेबल होगा। मतलब पहला इंस्टॉलमेंट फर्स्ट पे करना पड़ेगा। चेक बना दिया, चेक क्लियर हो गया, तो आपका एलआईसी चालू हो गया आपका। अंडरस्टूड? तो होता है बिगिनिंग। जैसे आप कार का इंश्योरेंस करा लो, तो 1 साल होने के बाद आप प्रीमियम नहीं भरते, पहले प्रीमियम भरना पड़ता है। फिर अगर कार वगैरह कोई ठुकेगी तो आपका इंश्योरेंस क्लेम मिल जाएगा आपको, तो पहले आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा। ये दोनों में ये डिफरेंस है। अब और आगे बढ़ते हैं हम लोग।
फॉर्मूले के बेस पे, फॉर्मूला क्या होता है सर, इसका फॉर्मूला बताओ। तो सबसे पहले ना मैं आपको अच्छा वाला फॉर्मूला बताता हूँ, अच्छा वाला, ठीक है। तो A इक्वल्स टू स्मॉल a अपॉन I इन ब्रैकेट 1 प्लस I रेज टू n माइनस 1। ये तो कुछ कंपाउंड इंटरेस्ट जैसा फॉर्मूला लग रहा है ना आपको, कंपाउंड इंटरेस्ट जैसा फॉर्मूला। कैसा, देखो मैं आपको बताता हूँ। आपने CI का फॉर्मूला देखा था अपने लास्ट वीडियो में। तो CI का फॉर्मूला क्या था, यहाँ पे आता था P ब्रैकेट 1 प्लस I रेज टू n माइनस 1। यही था फॉर्मूला आपका CI का। अब इसी से मैं ये फॉर्मूला बना रहा हूं। एक बार फॉर्मूला आपको समझ में आ गया, याद हो गया, तो चैप्टर कुछ भी नहीं है। तो CI इक्वल टू P 1 प्लस I रेज टू n माइनस 1। अच्छा P क्या है, P मीन्स आपका इन्वेस्टमेंट। P का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टमेंट। और यहाँ पे P के जगह पे क्या आ गया, A आ गया। क्या आ गया इधर, A। A का मतलब ही इन्वेस्टमेंट होता है, एन्युटी। यहाँ पे आपका लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं है, रेगुलर इन्वेस्टमेंट है, इसलिए उसको ए बोला हुआ है, स्मॉल ए। तो स्मॉल ए अपॉन आई, आई मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो मालूम ही है। और फॉर्मूला जो अंदर का पार्ट है ना, अंदर का पार्ट, वो तो सेम टू सेम, ये देखो इधर भी 1 प्लस आई रेज टू एन माइनस 1। तो इसको बोलते हैं ए निकालने का फॉर्मूला। ए मतलब फ्यूचर वैल्यू निकालने का फॉर्मूला। अंडरस्टूड। ए का मतलब तो मैंने आपको पहले से बताया हुआ है ना। ए मीन्स क्या होता है, मैच्योरिटी वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, ठीक है, वैल्यू एट द एंड ऑफ द पर्टिकुलर पीरियड। ये आ गया। तो मस्त फॉर्मूला था आपका ए का। अब सेकेंड में आपको बता रहा हूं पी का फॉर्मूला। हाउ टू कंप्यूट प्रेजेंट वैल्यू इन केस ऑफ एन्युटी। प्रेजेंट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला। तो ए अपॉन आई सिमिलर। अब यहां पे क्या लफड़ा हो रहा है पता है, ब्रैकेट में यही चीजें रहेगी, बट 1 को आप पहले लिखना पड़ेगा। 1 को पहले लिखो, और जो ये 1 प्लस आई है ना, इसको बाद में लिखो। पर इसको जब बाद में लिखोगे ना, तो आपका जो n वो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस है। 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू माइनस है। ये थोड़ा सा अलग फॉर्मूला है, समझा आपको ये। तो ए वाला फॉर्मूला फ्यूचर वैल्यू निकालने का फॉर्मूला, और दूसरा क्या था आपका, कौन सा फॉर्मूला, प्रेजेंट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, इसको मैंने ऐसे याद रखा है कि ए बोले तो अच्छा, ए वाला फॉर्मूला अच्छा फॉर्मूला, और पी वाला फॉर्मूला पकाऊ वाला फॉर्मूला। पकाऊ क्योंकि यहाँ पे रेज टू माइनस एन आ रहा है, तो जब 1 पहले आ रहा है तो ये पागल हो जाता है, तो माइनस एन। ठीक है, रेज टू माइनस एन। इसमें एक और फॉर्मूला का क्वेश्चन में ऐसा आ गया कि आप 1 टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, अब बताओ फ्यूचर वैल्यू क्या होगा। तो सिंपल वाला भाई, जो आपका पहले वाला फॉर्मूला, ये मतलब एन्युटी नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में 1 टाइम इन्वेस्टमेंट प्लान दिया हुआ है कि आपने 1 लाख रुपए डिपॉजिट कर लिए, अब बताओ आपको 5 साल के बाद कितना मिलेगा। तो यहाँ पे पी दिया हुआ रहेगा, तो ए और पी दिया रहेगा, तो ये वाला फॉर्मूला होता है, जो हमने ऑलरेडी कंपाउंड इंटरेस्ट वाले केस में किया हुआ है। फोर्थ वाला फॉर्मूला जो आपके स्टडी मटेरियल में नहीं है, बट ये आपके 12th स्टैंडर्ड में था, बट है काम का, आ सकता है इस पे भी क्वेश्चन। कौन सा फॉर्मूला देखो, 1 अपॉन पी माइनस 1 अपॉन ए इक्वल्स टू आई अपॉन सी। ठीक है, मतलब आपको ए भी दिया है, सी भी दिया है, तो पी निकालना है। ऐसा भी आ सकता है, या फिर आपको पी और ए दिया और सी निकालना है। तो ये अच्छा फॉर्मूला है, आई अपॉन सी है राइट हैंड साइड में, आई अपॉन सी। अच्छा सी, सी क्या है इसमें, सी मत लिखो कि आपके 12th स्टैंडर्ड में सी था, पर यहाँ पे वो छोटा ये हो गया एन्युटी। वो सी आपके 12th स्टैंडर्ड में सी था कॉमर्स में। ठीक है, ये 4 फॉर्मूले काम के। अच्छा ये साइड का अगर फॉर्मूला आपको याद है, तो ये साइड वाले फॉर्मूला भी सिमिलर ही है। कैसे देखो, इसमें भी ए का फॉर्मूला ऐसा ही है, ए अपॉन आई
इन ब्रैकेट 1 प्लस आई रेज टू एन माइनस 1। लिखना मत, ध्यान दो यहाँ पे। अब चेंजेस क्या है, फॉर्मूला तो सेम लिख दिया मैंने, चेंजेस क्या पता है? चेंजेस ये है कि ए के जगह पे यहाँ पे 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट बिगिनिंग में कर रहे हो ना, तो आपको 1 महीने का तो इंटरेस्ट एक्स्ट्रा मिलेगा ना इस केस में। नॉर्मली आप 30 तारीख को पैसा दे रहे थे, और यहाँ पे 1 तारीख को पैसा दे रहे हो, तो पर्टिकुलर 1 महीने का तो इंटरेस्ट मिलेगा एक्स्ट्रा अपने को। ऐसा कुछ उन्होंने बनाया, तो 1 प्लस आई लिखा हुआ है यहाँ पे। मतलब जहां पर भी एक दिखा ना, वहां पे 1 प्लस आई आ जाएगा। अभी सेकंड फॉर्मूला भी देख लो, सेकंड फॉर्मूला में भी ए है ना, ए है कि नहीं? यहाँ भी कुछ करने वाला हूं मैं, लिख लिया मैंने, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट किया इसका, देख देख के। यहाँ पे ए की जगह पे 1 प्लस आई आ गया। अच्छा, थर्ड वाले में ए था क्या, छोटा ए? नहीं था, तो इसमें तो यही का ही फॉर्मूला बनेगा। मैंने क्या बोला, जहां पर भी छोटा ए आएगा ना, स्मॉल ए, उसके आगे 1 प्लस आई लगेगा, अगर केसेस एन्युटी ड्यू का होगा। और मजेदार बात यह है कि आपके स्टडी मटेरियल में ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है जो एन्युटी ड्यू से है, और एग्जाम में पूछते हैं। हाँ, सॉल्व एग्जाम्पल में है, बट आपके स्टडी मटेरियल की जो एक्सरसाइज जो हम लोग सी करने वाले हैं अभी, उसमें आपका ये एन्युटी ड्यू वाला एक भी क्वेश्चन नहीं है। और पहचानेंगे कैसे सर ये एन्युटी ड्यू है कि एन्युटी रेगुलर है? तो देखने कि आप इन्वेस्टमेंट कब कर रहे हो, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड लिखा हुआ है या एट द एंड ऑफ ईच पीरियड लिखा हुआ है। अगर एट द एंड ऑफ ईच पीरियड लिखा हुआ है तो एन्युटी रेगुलर, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड लिखा हुआ है तो एन्युटी ड्यू। कुछ नहीं लिखा हुआ है तो क्या अज्यूम करेंगे? रेगुलर वाला। हम इंडियन है, अगर कुछ नहीं बोला तो पैसा एंडिंग में ही देंगे ना, पहले कौन देते हैं? कभी नहीं सर, कभी नहीं देंगे हम लोग। ठीक है, तो अभी ये फोर्थ वाला केस देखो, फोर्थ वाला सेम फॉर्मूला देखो, मैं यहां से उठा के यहाँ लिख रहा हूँ, 1/P 1/A। बोलो आगे क्या आएगा? I/A, पर ए के साथ क्या आ जाएगा? 1 प्लस आई। बस ऐसा मैंने भी याद किया था बचपन में, तो आपको भी ऐसे याद करना है। ये है आपके फॉर्मूले, स्क्रीन पे देख लो एक बार। लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, हो गया आपका लिख के। अभी इसमें आपको ए का मतलब क्या होता है, पी का मतलब क्या होता है तो मालूम ही रहेगा। ए मतलब फ्यूचर वैल्यू और पी मतलब प्रेजेंट वैल्यू। अच्छा, स्मॉल ए वाला है, इसका मतलब मैंने लिखवाया नहीं था आपको लास्ट वीडियो में, ये इधर ही आया आपका नया नया। क्या लिख लेते हैं वेयर? स्मॉल ए का मतलब होता है एन्युटी। ठीक है, एलयूटी बोलो या फिर इंस्टॉलमेंट बोलो, इंस्टॉलमेंट, ईएमआई बोलो। ठीक है, रेगुलर जो आपका इनफ्लोज है, रेगुलर इनफ्लोज या आउटफ्लोज। ठीक है, ये आपका ए हो जाएगा। अभी क्वेश्चन करते हैं हम लोग। पेज नंबर क्या है इसका, पेज नंबर देखो 4.41 है। निकालो पेज नंबर 4.41। क्वेश्चन नंबर 1, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एन्युटी, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एन्युटी ऑफ ₹3,000 फॉर 15 years at 4.5% per annum compound interest। अच्छा, ये 3,000 क्या दिया हुआ है इसमें? ए दिया हुआ, स्मॉल ए। ये एन्युटी दिया हुआ है, एन्युटी और ₹3,000, तो स्मॉल ए दिया हुआ है, एन दिया हुआ है 15% और आई भी दिया हुआ है 4.5%। और निकालना क्या है? प्रेजेंट वैल्यू, मतलब पकाऊ वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो ये फोर्थ सी कर रहे हैं हम लोग, फर्स्ट वाला। तो पी बोले तो पकाऊ वाला फॉर्मूला कौन सा है? गंदा वाला फॉर्मूला देखो, A/I इन ब्रैकेट 1 पहले आ जाएगा तो 1 प्लस आई रेज टू माइनस एन हो जाएगा।
अभी स्मॉल ए दिया हुआ है 3000। बच्चों आई का वैल्यू क्या है? 4.5% मीन्स 4.5 डिवाइड बाय 100, 0.045। वेरी गुड। देन 1 माइनस 1.045 ना, 1 से प्लस करना था आई को, और रेस टू क्या आएगा? -15। बस इतना लिखने के बाद आपको कैलसी चलानी है और एक ही स्टेप में आंसर आना चाहिए आपका। इतना आपने पास वो शीट मिलने वाला नहीं है एग्जाम में सॉल्व करने के लिए। एक ही शीट मिलता है, वो पीछे वाला एक शीट मिलेगा, उसी में आपको करना है पूरा 100 मार्क्स का। तो स्टेप बाय स्टेप करोगे तो कैसे होगा? आप देखो, मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूँ, वो स्टेप्स फॉलो करना है यहाँ पे। स्टेप्स ऐसा है बच्चों कि 1.045 का पहले 15 पावर करो, जो आपको पता है कैसे करना है। मल्टीप्लाई करके स्क्वायर सॉरी इक्वल टू, मल्टीप्लाई करके इक्वल टू प्रेस करना है 14 टाइम्स, और स्टेप्स में आपको 16 दिखेगा स्टेप में। पर यहाँ पे -15 था ना, तो इतना होने के बाद आपको करना पड़ेगा डिवाइड बाय इक्वल टू, ताकि माइनस गायब हो जाएगा। पावर के माइनस को हटाने के लिए डिवाइड बाय इक्वल टू करना पड़ता है। उसके बाद 1 माइनस करना है, बड़ा -1 कर दो चलेगा। मुझे पता है आंसर नेगेटिव में आएगा, उसको इग्नोर करना नेगेटिव को, कि आपने 1 से माइनस करना था बट आपने -1 किया। ठीक है इसका। फिर क्या करो, इंटू 3000 और डिवाइड बाय 0.045 इक्वल्स टू, बताओ मुझे आंसर फटाफट क्या आ रहा है आपका ये स्टेप फॉलो करने के बाद? 32.637 आ रहा है ना, तो 32,218 किधर है? नहीं, ये तो 214 दिख रहा है ना आपका। आपने प्रॉपर किया जैसा मैंने किया वो? ठीक है, तो ये नन ऑफ दिस आ जाएगा ना। 32,218 आ रहा है क्या? तो 18 आ रहा है ना, और एग्जाम में ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है तो मैं डी लिख के आऊंगा, नन ऑफ दिस। 1-2 रुपए का फर्क चलता है, ज्यादा नहीं चलता। ठीक है, तो 214 218, बट यहाँ पे भी देखो ना 81। पर ऐसा भी ट्रीट कर सकते हैं कि बाकी सब ऑप्शन ज्यादा डिफरेंस में, ये 218 है, तो यहाँ पे ये किया इन्होंने। हाँ, अगर चारों ऑप्शन दिया हुआ है आपके पास, सपोज नन ऑफ दिस नहीं है, यहाँ पे भी कुछ लिखा हुआ है 32,200 सपोज, हाँ, तो आप ये बी लिख के आओगे। और यहाँ नन ऑफ दिस है तो नन ऑफ दिस आ जाएगा आपका यहाँ पे। वो देखो आप कैल्शियम में वो कितना आंसर दिया हुआ है, उस पर डिपेंड है। ठीक है बच्चों, तो आपने क्या एक ही स्टेप में आंसर लिख दिया ना आपने, ये पूरा एक ही स्टेप फॉलो किया आपने, तो ये आपका प्रॉपर आंसर आ रहा है। बट आप इसको ऑप्शन बी भी लिख सकते हो। ठीक है, और एग्जाम में आपको नन ऑफ दिस बहुत कम दिया रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये ज्यादा क्लोज था इसलिए मैंने ऑप्शन बी लिखा, ज्यादा क्लोज था इसके लिए। सेकंड वाला क्या लिखा है? सेकंड वाले पे, द अमाउंट ऑफ एन एन्युटी सर्टन और ₹150 फॉर 12 years एट 3.5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट इज। यहाँ पे क्या पूछा, क्या हुआ आपको? ए पूछा है, कैपिटल ए पूछा है। क्या पूछा है? कैपिटल ए। और दिया क्या आपको? स्मॉल ए 150। तो अप्लाई करें यहाँ पे, देखो सेकंड में ए मतलब अच्छा वाला फॉर्मूला, ए अपॉन आई इन ब्रैकेट 1 + i⁻n-1। तो यहाँ पे स्मॉल ए कितना दिया हुआ है? 150। तो 150 डिवाइड बाय कितना परसेंट है ये? 3.5% ना, तो 3.5 डिवाइड बाय 100 कितना होता है? 0.035। 1.035, और एन कितना है? एन आपको 12 दिया है। ये तो सिंपल ही है, पहले आप 1.035 करो। ठीक है, उसका 12 पावर करना है ना।
या फिर -1 इंटू 150 डिवाइड बाय 0.035। मेरा आंसर आ रहा है बच्चों 2190.29। ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आएगा अपना। मतलब 1.035 पे 12 पावर किया, फिर -1 इंटू 150 डिवाइड बाय 0.035। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, यहाँ पे 3 पे ध्यान दो। ए लोन ऑफ ₹10,000 इज टू बी पेड बैक इन 30 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। आपने लोन लिया था, उसको 30 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करना है, और पूछा गया द अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, द अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। तो पूछा क्या यहाँ पे, स्मॉल ए। क्या पूछा, स्मॉल ए मतलब होता है ना इंस्टॉलमेंट। तो द अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट टू कवर द प्रिंसिपल एंड 4% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया क्या है, वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बच्चों। पूछा तो स्मॉल ए, बट दिया क्या है, ए लोन ऑफ ₹10,000। लोन कितने का लिया, 10,000 का। तो ये 10,000 ए है कि पी है, बोलो मुझे। ये पी होगा, क्या होगा, पी। वाई पी, बिकॉज ये बोरोइंग अमाउंट है ना, लिखा भी है पी मतलब इन्वेस्टमेंट अमाउंट, बोरोड अमाउंट, उसको पी बोलते हैं। तो ये आपका बोरोड अमाउंट है, लोन अमाउंट है, और 30 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करना है। तो पी दिया हुआ है ना, तो पी का फॉर्मूला आता है वो पका हुआ वाला फॉर्मूला, ए अपन आई 1 माइनस 1 प्लस आई रेस टू माइनस एन। पी दिया हुआ है 10,000, स्मॉल ए चाहिए ना अपने को, और आई कितना है 4%, मीन 0.04, 1.04 पे माइनस एन कितना 30 इक्वल इंस्टॉलमेंट। अब ए बताओ क्या होगा। तो मैं यहाँ पे स्टेप्स लिखता हूं और आप उसको इम्प्लीमेंट करो। बच्चों 1.04 का पहले 30 पावर करना, फिर इस माइनस को हटाने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड बाय इक्वल्स टू, फिर -1 करेंगे, और फिर अपॉन में क्या है 0.04। अब उसको उधर लेके जाना है ना, 10,000 के उधर, तो डिवाइड बाय इक्वल्स टू इंटू 10,000 इक्वल्स टू। चलिए मैं फॉलो कर रहा हूं। 1.04 का 30 पावर इंटू ऊपर स्टेप 31 आएगा, और 3.2433 ऐसा कुछ आ रहा है। फिर डिवाइड बाय इक्वल्स टू करेंगे, फिर -1 डिवाइड बाय 0.04, फिर डिवाइड बाय इक्वल्स टू इंटू 10,000 इक्वल्स टू। तो बच्चों 578.30, 578.30 आ रहा है। 570 आ गया ना बच्चा, एग्जैक्ट सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। समझ में आया आपको कैसे करते हैं, और कैल्सी कैसे यूज करना है। मैंने तो कैल्सी उसमें हाथ बैठना चाहिए। चलो आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, ए इज गिवन, एन इज गिवन, आई इज गिवन। तो वी मतलब फ्यूचर वैल्यू, नहीं वी बोला ना, सॉरी, वी मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू उसको भी। तो यहाँ पे वी नहीं, इसमें इन्होंने फॉर्मूला भी दिया हुआ है, इसलिए इन्होंने ऐसा क्वेश्चन बनाया। ये वाला बोले फॉर्मूला अप्लाई करो इन लोग, ये वाला। ठीक है, पूछा है प्रेजेंट वैल्यू, और ये जो बड़ा ए दिया ना, बड़ा ए, ये बड़ा ए नहीं है, छोटा ए है। हमें उससे क्या मतलब, हमें इनका फॉर्मूला अप्लाई करना। ठीक है, जाने दो, हम इस दुनियादारी में मत जाओ कि हमें कैसे मालूम पड़ेगा। हमें इस क्वेश्चन दिया, सपोज ये क्वेश्चन दिया, हमें ये वाला फॉर्मूला बोला यूज करने के लिए।
तो हम इनका फॉर्मूला यूज करेंगे, v इक्वल्स टू बड़ा ए का वैल्यू कितना है 1200, ठीक है, आई कितना है 0.08, फिर 1 माइनस 1 डिवाइड बाय 1.08 पे n कितना है आपका 12 है। चलो करके देखते आ रहा है क्या। तो पहले 1.08 का 12 पावर करो, 2.51 समथिंग आ रहा है, फिर डिवाइड बाय इक्वल टू कर दो तो वो 1 कैंसिल हो जाएगा ना, 1 डिवाइड बाय करके, फिर -1 इंटू 1200 डिवाइड बाय 0.08, मुझे तो आ रहा है 9043.329 मतलब 30। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है बच्चों, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, a is given, छोटा a, n is given, i is given, तो फ्यूचर वैल्यू निकालना है अपने को, फ्यूचर वैल्यू। इन्होंने फॉर्मूला भी गलत लिखा है यहाँ पे, a अपॉन आई भी आना चाहिए ना इधर, समझे, गलत लिखा फॉर्मूला इन्होंने। और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते कि उन्होंने फॉर्मूला देंगे अपने को, ठीक है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे आपको। तो यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू निकालना है, मतलब a निकालना है। a का फॉर्मूला क्या भाई, a अपॉन आई इन ब्रैकेट 1 + i⁻n -1, ये कर लेना, आंसर आ जाएगा, ये होमवर्क है, ठीक है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है जो मैं होमवर्क दे रहा हूं आपको। 6 वाला क्वेश्चन भी देख लो क्या है। अमाउंट ऑफ एन एन्युटी आफ्टर 25 ईयर्स एट 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट इज इतना, ठीक है, द एन्युटी विल बी। तो द अमाउंट, अमाउंट दिया हुआ मतलब बड़ा ए दिया हुआ है, ठीक है, और आपको क्या निकालना है, छोटा ए। ये भी आपके लिए होमवर्क रहेगा, सिंपल है, बड़ा ए दिया तो बड़े ए का फॉर्मूला अप्लाई होगा। क्वेश्चन नंबर 7, चलो एन ढूंढना है तो ये मैं बता देता हूं आपको, ठीक है। गिवन दैट एन्युटी ऑफ ₹100, एन्युटी 100 है, अमाउंट्स टू ₹3137.12, मुझे बताओ 3137.12 क्या है, कैपिटल है, क्या ये कैपिटल ए, अमाउंट्स टू लिखा है ना कि 100 रुपए इतना बन जाएगा, फिर फ्यूचर वैल्यू दिया हुआ है और 4.5%, तो आपको एन निकालना है, नंबर ऑफ ईयर। क्वेश्चन नंबर 7, तो बड़ा ए दिया हुआ है तो बड़े ए का फॉर्मूला, मतलब अच्छा वाला फॉर्मूला बच्चों, 3137.12। स्मॉल ए कितना है, आई है 0.045, एन नहीं दिया है, यही तो गड़बड़ है। इसको पहले सॉल्व कर देंगे ना तो इसको इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसका वैसा लिख सकते हो ना कि 3137.12 इंटू 0.045 डिवाइड बाय 100, ठीक है, ऐसा क्रॉस पार्शियली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, एंड 1.045 पे n -1, तो बताओ क्या आएगा लेफ्ट हैंड साइड में, 3137.12 मल्टीप्लाई विथ 0.045 डिवाइड बाय 100, तो बच्चों आ रहा है 1.411704, इधर +1 कर दो आएगा तो, ठीक है, 1.045, तो -1 था ना राइट हैंड साइड में, उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ गया।
तो +1 करेंगे तो क्या आएगा 2.411704 और आएगा 1.045 पे n। लॉग लगाना नहीं लगाना वो डिपेंड है आपके ऑप्शन पे। क्या ऑप्शन में डेसिमल में कोई दिया है क्या? नहीं दिया तो आप शॉर्टकट भी कर सकते हो। और उससे क्या करो पता है, ये जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है ना, ये 1.045 का कितना पावर है, तो आप काम करो 1.045 करो इंटू, आगे बढ़ते जो 2 पॉइंट समथिंग आना चाहिए ना, कब तक आता है 2 पॉइंट एग्जैक्ट आ रहा है 20। क्या आ रहा है 20। स्टेप में 21 दिख रहे हैं बट वो 20 पावर तक है। तो n इक्वल टू बच्चों 20 आ जाए। ऑप्शन नंबर बी। अंडरस्टूड? कैसे हुआ एकदम अच्छे से? क्वेश्चन नंबर 8। A company borrow ₹10,000 on condition to repay it with compound interest at 5% per annum by annual installment of 1,000 each। मुझे ये बताओ 10,000 क्या है? वेरी गुड। बोरोड अमाउंट क्या होता है? P। तो ये P है। और ये 1,000 क्या है? छोटा है, छोटू सा है, ठीक है। और आपको ये आई तो पता है, ये पूछने की जरूरत ही नहीं है मुझे। एन फाइंड करना है, यहां मजा आएगा। ऑप्शन पॉइंट में भी है, यहाँ पे लॉग लेना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पे लॉग लेना पड़ेगा। क्वेश्चन में पी दिया था तो पकाऊ वाला फॉर्मूला यूज होगा, a अपॉन आई इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू माइनस n। बच्चों p क्या है सर? 10,000 है। a 1,000 है सर। और i है 0.05। 1.05 पे माइनस है। ये 3 0 गायब। इस 10 का मल्टीप्लाई 0.05 पे करूंगा तो ये 0.5 बचेगा, ठीक है। 1 माइनस ये 1.05 पे माइनस n, इधर लेके आ जाओ तो 1.05 पे माइनस n और 1 ये 0.5 ना। मैंने वो n वाला पार्ट को लेफ्ट में लेके आ गया तो नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा ना। ये जो नेगेटिव था ना, ये नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव बन गया, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, उधर गया तो ये क्या आ गया 1.05 पे माइनस n इक्वल टू। अच्छा इसको ऐसा लिखो ना, माइनस को गायब करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 डिवाइड में लिखेंगे ना तो 1.05 पे कैपिटल n हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव n हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। माइनस कैंसिल हो जाएगा, फिर 1 में से हाफ गया तो हाफ बचेगा। और उसको पार्शियली क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा ना तो 1.05 पे n इक्वल्स टू क्या आएगा 1 डिवाइड बाय 0.5, ऐसा आ जाएगा। ये उसकी जगह पे, ये इसकी जगह पे, तो क्या आएगा 1.05 पे n, ये कितना होता है 2 ना। 1 डिवाइड बाय हाफ क्या होता है 2। चलो बताता हूँ मैंने इसको यहाँ लिखा, इसको यहाँ लिखा। पॉजिटिव करने के लिए माइनस n था, वो क्या हो गया प्लस n, नीचे गया तो। और 1 माइनस हाफ क्या हो गया हाफ। इसको यहाँ लिखा, उसको वहां लिखा, ऐसा थोड़ा शॉर्टकट मारा है। अब बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड, n पहले आ जाएगा log 1.05 और log 2, log कैसे निकालते हैं? कैल्सी से।
करो कैसे, 1.05 लिखा मैंने, स्क्वायर रूट प्रेस करो 19 टाइम्स, जीरो 0.02111801 और लॉग टू तो याद हो गया रहेगा आपको 0.3010 डिवाइड बाई इक्वल टू इंटू 0.3010, तो मेरा n का वैल्यू आ रहा है 14.2। कर लो ऑप्शन ए, लॉग टू तो याद ही रहेगा 0.3010 कितनी बार निकाला। क्वेश्चन नंबर 9, Mr. X borrowed rupees 5120 at 12.5% per annum compound interest at the end of 3 years. The money was repaid along with the interest accrued. The amount of interest paid by him. The amount of interest paid by him. यहाँ पे इंटरेस्ट का अमाउंट पूछा है, मुझे बताओ कि ये 5120 क्या है। प्रिंसिपल, क्या ये प्रिंसिपल, ओके ठीक है। अब P दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, N भी दिया हुआ है 3 इयर्स, और आपको इंटरेस्ट पूछा है, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे बच्चों, ये पता है क्या? ये एन्युटी वाला केस है क्या? क्या किधर भी एन्युटी के बारे में दिया हुआ है इधर? ये वाला एन्युटी वाला क्वेश्चन ही नहीं है। ये आपका मैंने जो लास्ट वीडियो में बताया था कंपाउंड इंटरेस्ट वाला, वो वाला क्वेश्चन है ये। यहाँ पे सिंपली आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, तो P वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1 + i⁻⁻1 और P दिया हुआ भी है। तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा बच्चों, एकदम सिंपल है, कर लोगे आप। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, कैसे देखो, मिस्टर पॉल बोरोज ₹20,000, बोरोज मीन्स प्रिंसिपल, इन्वेस्टमेंट मीन्स प्रिंसिपल। ठीक है, इन्वेस्टमेंट बोरो लोन अमाउंट ये प्रिंसिपल होता है, इंटरेस्ट रेट 5% और एनुअल इंस्टॉलमेंट दिया है 2000, तो आपको नंबर ऑफ ईयर पूछा, एकदम सिमिलर क्वेश्चन है आपका 8 जैसा। ये भी आपके लिए होमवर्क रहेगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही मस्त, एक नंबर वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन 11 बहुत कम लोग ये कर पाते हैं, या IMP क्वेश्चन है बच्चों। देख लो यहाँ पे, ए पर्सन इन्वेस्ट ₹500 एट द एंड ऑफ ईच ईयर, एट द एंड ऑफ ईच ईयर, और इतना इन्वेस्ट करते हैं। तो बच्चों 500 रुपए क्या ये इन्वेस्टमेंट किया है ना, तो ये 500 रुपए आपका P है कि स्मॉल ए है? पहले यह कंफ्यूजन हो रहा है, ये स्मॉल ए क्यों है पता है? बिकॉज एट द एंड ऑफ ईच ईयर बोला, आप हर साल इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, नॉट वन टाइम इन्वेस्टमेंट, इज द एवरी ईयर इन्वेस्टमेंट प्लान। दैट्स व्हाई एन्युटी वाला केस है। तो छोटा ये आपको 500 दिया हुआ है, विद द बैंक विच पेज इंटरेस्ट एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली, इंटरेस्ट रेट भी दिया हुआ है। अब क्वेश्चन क्या पूछा वो देखो, यहाँ पे बच्चों ध्यान दो, आपकी आंखें आपके कान खुले रहने चाहिए। द अमाउंट स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट 1 year after he has made his yearly investment for the 12th time। मतलब क्या बोला है? द अमाउंट स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट 1 year आफ्टर, 1 साल के बाद उसके पास कितना पैसा होगा 1 साल के बाद, और वो 1 साल कहां से काउंट करना है? आफ्टर ही हैज मेड हिज ईयरली इन्वेस्टमेंट फॉर द 12 टाइम्स। मतलब आपको पहले 12 बार ईयरली इन्वेस्टमेंट करना है 12 टाइम्स, वो 12 टाइम्स करने के बाद 1 साल रुकना है, फिर उसके बाद कितना पैसा है आपके पास, मतलब 13 साल के बाद, 13th ईयर के बाद। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू इन्वेस्ट ऑन ईयरली बेसिस अप टू 12 टाइम, देन आफ्टर 1 ईयर कितना पैसा आपके पास रहेगा।
ये क्वेश्चन था। अब बताओ कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, है कि नहीं? मस्त क्वेश्चन है। कौन सा बताओ? एन्युटी वाला। ओके, तो आपको स्मॉल ए कितना दिया है 500 और आई कितना दिया 0.1। तो आपको ए निकालना है पहले तो, और एन कितना लोगे? 12 की 13, 12 लेंगे क्योंकि आपका ईयरली इन्वेस्टमेंट तो सिर्फ 12 टाइम्स ही हुआ है ना। तो अभी हम लोग ए निकालेंगे ये, तो ए अपॉन आई अच्छा वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। 500 अपॉन आई कितना है 0.1, 1.1 पे 12 -1। बताओ क्या आएगा? पहले 1.1 का 12 करूंगा मैं। -1 इंटू 500 डिवाइड बाय 0.1। बच्चों 10,692 आया मेरा तो। ठीक है, ये आपका आ गया अमाउंट आफ्टर 12th ईयर। ये आ गया आपका अमाउंट स्टैंडिंग आफ्टर 12th ईयर 10,000। आपको ये नहीं चाहिए इसके एक साल के बाद, इसके एक साल के बाद। तो इसमें मैं ऐड कर दूंगा इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर। तो आप क्या करो @10% ना, इसका करो 10%। कितना होता है इसका 10%? इसका 10% होता है बच्चों 1069। ठीक है, अब ये आपका ये आ जाएगा आफ्टर 1 ईयर, तो 11,761। ये आपका आंसर आएगा। मतलब 12 बार इन्वेस्टमेंट करो, उसके बाद रुको एक साल, और उसके बाद आपको कितना पैसा रहेगा। तो वही क्वेश्चन क्या बोला था, अमाउंट स्टैंडिंग टू इज क्रेडिट। तो यहाँ पे 2-3 रुपए का फर्क रहेगा, नहीं है? ये वाला ऑप्शन है। एक बार वापस देखो बच्चों कैसे आया। चलो, क्या किया उन्होंने पता है? आपने पहले 12 टाइम्स तक इन्वेस्टमेंट किया, 12 टाइम्स तक। तो आपका पैसा जो आपने भरा था ना 500 रुपए हर साल, ठीक है, वो कितना बन गया 10,692। अब इसके एक साल के बाद चाहिए मुझे पैसा कितना होगा। तो 10% इंटरेस्ट प्लस हो जाएगा ना इसमें, तो 11,761 प्लस किया ना इंटरेस्ट। या भी ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो, A = P1 + I⁻n। पर क्यों करना है ये फॉर्मूला अप्लाई? जब एक ही साल का तो इंटरेस्ट काउंट कर सकते हो ना आप कैलसी में ही। ये करोगे ना ये फॉर्मूला, तो अभी आपका P कितना बन गया 10,692, 1.1, और एक साल के बाद ये भी करके देख लो, वही आंसर आएगा 11,761। अंडरस्टूड? ऑप्शन ए दिया हुआ है। नहीं, ध्यान दो बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि सर वो 13वें ईयर में 500 रुपए नहीं भरा क्या? नहीं भरा। यहाँ क्या बोला है 500 रुपये बनने बोले। इनको ये बोले ईयरली प्लान उसका 12 बार ही है, 12 टाइम्स, और उसके एक साल के बाद उसको क्या कितना पैसा मिलेगा वो चाहिए। क्या लिखा है? द अमाउंट स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट 1 ईयर आफ्टर ही हैज मेड हिज ईयरली इन्वेस्टमेंट फॉर द 12 टाइम्स। तो 500 रुपए आपने 13वें ईयर में नहीं भरा। ठीक है बच्चों, यही तो यहाँ पे समझने वाले बात है। और मजेदार बात ये है कि आपको यहाँ पे जो ऑप्शन तो सही दिख रहा है, बट पुरानी टेक्स्ट बुक देखना आप, एक साल पहले वाली टेक्स्ट बुक, यहाँ पे 761 नहीं दिया, कुछ और दिया हुआ है, और बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं कि ऑप्शन गलत दिया है। अभी सही किया उन्होंने, करेक्शन किया 11,761.36। और परफेक्ट इतना ही आ रहा है, 360 आ रहा है मेरा भी। आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपका?
कुछ डाउट? ठीक है, हाँ फिर मिला 12 साल इन्वेस्टमेंट किया, 500 रुपए, फिर वो 1 साल रुका और फिर उसको मिला। वही बोला था, मतलब 13th ईयर में उसको 500 रुपए नहीं देना है, इन्वेस्टमेंट नहीं करना। इंटरेस्ट तो मिलेगा ऑब्वियसली, कंपाउंड इंटरेस्ट तो मिलेगा ना। ठीक है, रुका मतलब इंटरेस्ट नहीं मिलेगा ऐसा तो नहीं होता है, इंटरेस्ट तो मिलेगा। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, चैप्टर का नाम ही यही है। चलो आगे बढ़ रहे हम लोग। अब कुछ नहीं है, सिंपल है। 12 वाला था प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एन्युटी ऑफ ₹5000 पर एनम। तो ये आपका एन्युटी है 5000 फॉर 12 ईयर्स 4%। तो ये आपको प्रेजेंट वैल्यू पूछा, पी वाला पका हुआ वाला फॉर्मूला कर लेना आप। ठीक है, और 13 तो एक बहुत ही सिंपल है, फॉर्मूला क्या यूज करना है अपने को, V = A/I। और ए कितना है 300 एवरी ईयर ना, और आई कितना 10%, आ गया 3000। ऑप्शन सी, कुछ करना ही नहीं था। ठीक है, ए पर्सन डिजायर टू क्रिएट ए फंड, रेट 10% है, फॉर्मूला दिया हुआ यूजिंग द फॉर्मूला। तो ये आपकी ये एक्सरसाइज में है ना, अगर मैं मार्किंग करूं कि एग्जाम में आपको क्या पढ़ के जाना है इसमें से, तो आपको पढ़ के जाना है बच्चों इसमें से सबसे पहले तो आप थर्ड वाला पढ़ लेना, काम आएगा। फिर आपको 7th, 8th, 11। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन करके जाना है आपने, ज्यादा दिमाग खराब नहीं करना है इसमें, बाकी फॉर्मूला बेस पर ही है। तो ये अपना एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट हुआ।